तो भाई अब मेरा दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। उसका है जो हमारा तरीके से जिसका काम है तरीके से लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। जैसे मैं शॉर्ट टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर के बारे में बातचीत कर ली थी, अब लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ब्लड प्रेशर के बारे में बातचीत हुई। जैसे मेन चीज़ आती है हमारे तरह रीनल रेगुलेशन। लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ब्लड प्रेशर पूछ सकते हैं या खाली रीनल रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर पूछ सकता है, वो एक ही बात है। ये थोड़ा सा तरीके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि तरीके से इसमें थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रेगुलेशन होता है। ये नहीं कि खाली छोटे मोटे रिफ्लेक्स काम कर रहे होते हैं टर्म लेवल पे, ये परमानेंट लेवल पे तेरी ब्लड का रेगुलेशन होता है। तो मेन चीज़ जो देखने को मिलती है ब्लड रेगुलेशन में क्या होता है, एक तरीके रीनल रेगुलेशन कैसे करेगा। तो ब्लड रेगुलेशन करने में एक तरीके से सिंपल सी बात है, ब्लड बीपी कब ज़्यादा होता है। जब मैंने एक तरीके से सिंपल सी बात है तो मैंने बताया था, जब मैंने वीनस कार्डियक चेक करवाया था, तो जो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की जो मेन कारण होता है वो इस कारण नहीं होता कि वेसल कॉन्स्टिट्यूट कर रही है कि तरीके से वेसल डायलेट करने में ज़्यादा ही होगा, लेकिन मेन रूप से वेसल कॉन्स्टिट्यूट कर रही है या हार्ट रेट ज़्यादा हो रही है। मेन जो कारण होता है कि जो ब्लड की मात्रा है वही ज़्यादा होती है। 100 मतलब जो 70% केस जो होता है, 70 या 80% केस उसमें ऐसा होता है कि ब्लड की जो मात्रा है वो तरीके से ज़्यादा है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। क्योंकि मेन कंट्रोल करने वाला तो वही है, सिंपल सी बात है। पाइप कितना पिचका हुआ है पिचका हुआ नहीं है, चीज़ें फ्लो कर रहा है, मेन रूप से डिपेंड करता है पाइप कितना पानी होता है, इस हिसाब से। तो सिंपल सी बात है एक तरीके से। तो मेन एक तरीके से इसमें जो क्या होता है, मेन रेगुलेशन किसी को होता है फ्लूइड की मात्रा से होता है। वो उसमें सिंपल सी बात है स्ट्रेस रिफ्लेक्स आ गया तरीके से। तो हार्ट रेट आप देखें सिंपल सी बात है, जैसे मैंने कुछ बताया था ब्रेडिकार्डिया में पहुंच गया नॉर्मल हार्ट हमारा। तो ये चीज़ है वो शॉर्ट टर्म के लिए तो हो सकती है ना, मैं लॉन्ग टर्म के लिए तो हार्ट ब्रेडिकार्डिया करना वो हार्ट के लिए अच्छा तो है ना, हमारे लिए अच्छा है। फिर चीज़ें शॉर्ट टर्म के लिए संभव है। ये सिंपल सी बात है, कोई वेसल कॉन्सर्ट हो गया कुछ हो गया तरीके से शॉर्ट टर्म के लिए तो पॉसिबल है एक तरीके से, सिंपल सी बात है। ये ज़्यादा हमको कोई तरीके से 8 फुट ज़्यादा हो गया, जैसे मैंने बताया था फ्लूइड इन्फ्यूजन हुआ उसमें देखने को मिल जाता है तरीके से, ये रिफ्लेक्स काम करते हैं शॉर्ट टर्म। बाकी मेन रूप से हमें हकीकत में ब्लड प्रेशर से पार पाने तो हमारा लॉन्ग टर्म रेगुलेशन है वही काम करता है एक तरीके से। शॉर्ट टर्म से हमारा काम नहीं चल सकता हकीकत में, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमारा हार्ट रेट एक तरीके से ज़्यादा कम धड़के, जो वेसल्स हैं वो ज़्यादा वैसे कॉन्ट्रैक्ट करना है। देखिए काफ़ी सारे ऑर्गन होंगे उनको सप्लाई नहीं मिलेगी होगी, उनको तो सप्लाई काफ़ी ज़्यादा कुछ ज़्यादा चाहिए होती है एक तरीके से। तब ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए हम मेन रूप से हम डिपेंड करते हैं। देखिए 100 जो ज़्यादा चांस हो लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर पर डिपेंड करते हैं। या हाइपरटेंशन वाली भी आपने ड्रग्स पड़ी होंगी, तो उसमें हम बीटा ब्लॉकर्स वगैरह को बहुत बाद में प्रेफर करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा बाद में देखते हैं उनको। मेन चीज़ हमारा प्रेशर फोकस रहता है तरीके से, जो किडनी वगैरह से रिलेटेड ड्रग हुई, चाहे एंजियोटेंसिन इनहिबिटर वाली ड्रग हुई है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर वाली ब्लॉकर वाली ड्रग हुई है, प्राइमरी ड्रग्स रहती है। इनमें ज़्यादा फार्मा एक्सपर्ट में ज़्यादा है। मेन रूप से हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ब्लड प्रेशर की। तो सिंपल सी बात है, लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ब्लड प्रेशर का काम है इसके परमानेंट जुगाड़ करना। ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, फ्लूइड कंटेंट ज़्यादा हो रहा है तरीके से, तो उसका परमानेंट जुगाड़ क्या करने को क्या करिए तेरी फ्लूइड का एक्सक्रीशन बढ़ाएं। तो फ्लूइड का एक्सक्रीशन है तो ये हो सकता है स्वेटिंग के कारण हो सकता है तरीके से ज़्यादा बढ़ जाए, जिसमें सिंपल सी बात है बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी तरीके से। मेन सिंपल सी बात ये होता है कि उसका जो हमारा एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसका जो यूरिन में एक्सक्रीशन हो रहा है, तो यूरिन में मान लीजिए 85% वाटर ही होता है, तो सिंपल सी बात है उसका एक्सक्रीशन है वो यूरिन में बढ़ा दें। तो इसलिए ये फोकस रहता है कि तरीके से वाटर का एक्सक्रीशन, जैसे वाटर जैसे ज़्यादा हो गया फ्लूइड ज़्यादा हो गया तरीके से हमारे शरीर में, तो उसका एक्सक्रीशन बढ़ाया जाए हमारे यूरिन के द्वारा। ये चीज़ करने पर फोकस कर रखा जाता है। तो इसलिए इसमें क्या देखने को मिलता है हमें कि जैसे जैसे जो में हमारा जो मेन आर्टेरियल प्रेशर हुआ है वो जैसे जैसे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे जो हमारा यूरिन में फ्लूइड का एक्सक्रीशन है वो बढ़ता जाता है। तो ये चीज़ क्या है कि अब फ्लूइड का एक्सक्रीशन है बढ़ता जा रहा है, मैंने मीन आर्टेरियल प्रेशर मान के बहुत ज़्यादा बढ़ गया, एक बार में 150 तक पहुँच गया। तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए फ्लूइड का एक्सक्रीशन ही बढ़ा। अब फ्लूइड का एक्सक्रीशन बढ़ गया तो सिंपल सी बात है बीपी को ज़्यादा करने के लिए फ्लूइड ही नहीं है। सिंपल सी बात है, कोई दवा बनाने के लिए फ्लूइड भी तो चाहिए, ऐसा तो है नहीं है कि सिंपल सी बात है। अब वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन या वेसो डायलेशन के कारण बीपी ज़्यादा होगा ना, तो वो तो सिंपल सी शॉर्ट टर्म रिफ्लेक्स में ही सही हो गया होगा। तो सिंपल सी बात है वेसो डायलेशन वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन शॉर्ट टर्म रिफ्लेक्स में हो गया। वेसो डायलेशन वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन तो हमारे है नहीं समझते, तो वो वही के भी सॉल्व हो जाते। ये समस्या है कि फ्लूइड ज़्यादा हुआ है, और सिंपल सी बात है फ्लूइड जो एक्स्ट्रा था मैंने निकाल दिया थोड़ा थोड़ा, तो सिंपल है बीपी फॉल करेगा। अब बीपी फॉल करते करते तो सिंपल सी बात है बीपी कहाँ तक फॉल करेगा, तो इसके लिए ये चीज़ आते हैं हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है। क्योंकि सिंपल सी बात है सॉल्ट और पानी हम रोज मात्रा में इंटेक करते हैं, तो नहीं पानी आप पीते नहीं है, तो रेगुलर मात्रा में पानी पीते हैं, नमक वगैरह खाते हैं। चलो नमक का तो कह रही है, नमक की छोटी मोटी मात्रा भी कहते सॉल्ट के हिसाब से बहुत हो जाती है। तो नमक आप खाते ही हैं और पानी भी आप पीते ही हैं, जिससे कण का एक तरीके से जो फ्लूइड बनने का काम होता है, तो ये ऑस्मोलैटिक दबाव आता है,
इसलिए जो सॉल्ट और वाटर इनटेक के कारण ही होता है। तो क्या जितना आप सॉल्ट और वाटर इनटेक करेंगे उसके आधार पर डिपेंड करेगा। यदि मान के चले सॉल्ट और वाटर इनटेक के अनुसार मान के चले आपका ब्लड प्रेशर है, तो वही तरीके से वो इक्विवेलेंट लेवल जितना आप फ्लूइड इनटेक कर रहे हैं उसके हिसाब से आपका ब्लड प्रेशर हो रखा है, मीन आर्टरी प्रेशर रखा है, तो वही तरीके से इक्विलिब्रियम पॉइंट माना जाएगा। उससे ज़्यादा हो गया तरीके से फ्लूइड है हमारा, उससे ज़्यादा होने पर क्या होगा, तो फ्लूइड एक्सक्रीट करने लग जाएगा। कोई सिंपल सी बात है, हमारा फिर सिंपल से एक्सक्रीट नहीं करेगा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा इस तरीके से। सिंपल सी उसको ब्लड से ज़्यादा एक्सक्रीट करने लग जाएगा। मान लीजिए ज़्यादा एक्सक्रीट होने लग गया तो क्या होगा, टीवी तो होता है ना, एक्सक्रीट ज़्यादा होने लग जाए तो सिंपल सी बात है फिर उसका जो नॉर्मल लेवल पे एक्सक्रीशन हो जाता है। ये सिंपल सी बात है, नॉर्मल लेवल पर यूरिन तो निकालते ही है, ऐसा तो है नहीं कि सिंपल सी बात है यूरिन निकालते, तो नॉर्मल लेवल पर यूरिन का एक्सक्रीशन होगा वो और कम हो जाएगा, जिसके कारण क्या तरीके से जो फ्लूइड की मात्रा बढ़ेगी और इतने बैलेंस आउट कर लिया जाएगा। तो इसलिए एक इक्विलिब्रियम वाली लाइन बनती है, जैसे आप ग्राफ देखा हो तो उसमें इक्विलिब्रियम वाली लाइन बनती है और मीन आर्टरी का प्रेशर का बढ़ता है, वह ग्राफ सा बनता है। उससे आप पहचान सकते हैं एक तरीके से जो हमारा क्या होता है कि मीन आर्टरी प्रेशर और क्या कहते हैं इस तरीके से जो यूरिन आउटपुट का क्या संबंध रहता है इस तरीके से, उससे इक्विलिब्रियम ग्राफ से निकाल वो इक्विलिब्रियम पॉइंट आप निकाल सकते हैं। मेन चीज़ ध्यान रखना कि बीपी वो हमारा उसमें क्या रहता है, लॉन्ग टर्म रेगुलेशन का मतलब क्या है, मेन चीज़ ये नहीं कि बीपी हमारा कम ही करना, हमको ज़्यादा करने की जरूरत है, ज़्यादा ही रहेगा। मेन चीज़ उसका ये रहता है जो इक्विलिब्रियम पॉइंट जो कि तरीके से सीधे ग्राफ में निकाल लेते हैं हमारा कि इस तरीके से हमारा सॉल्ट और वाटर इनटेक कितने हैं, उसके आधार पर जो निकाल लेते हैं, उसके आधार पर जो इक्विलिब्रियम लाइन निकल लेती उस पर जो पॉइंट आएगा इस तरीके से वो उसी के रेंज में रहेगा, उसके आसपास ही रहेगा, उसी पे रहेगा इस तरीके से जो हमारा ब्लड प्रेशर है इस तरीके से। तो मीन आर्टरी प्रेशर इससे निकाल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम में कितना रहेगा। फिर आते हैं हम थोड़ा सा इस तरीके से रिफ्लेक्स पे जो मेन चीज़ काम करती है वो कि सिंपल सी यदि हमने चर्चा कर ली कि मीन आर्टरी प्रेशर कितना कितना रहेगा, मेन रीनल में कैसा क्या होता है जो तेरे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। तो हमने काफ़ी बार चुना है रीनल, उसका नाम होता है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम में क्या होता है, तो रेनिन जो होता है एंजाइम निकलता है। रेनिन इस तरीके का एंजाइम है, कोई हार्मोन नहीं, वो खुद रेगुलेट नहीं करता, बस इस तरीके कैटालिसिस का काम करता है। ये ध्यान रखना, रेनिन कितने कैटालिसिस का काम करेगा। तो रेनिन जो निकलता है जस्टा ग्लोमेरुलर सेल से निकलता है जो कि एफरेंट आर्टेरियोल्स में रहती है। तो ये जनरल जानकारी एक तरीके से एनाटॉमी की भी देखा हिस्टोलॉजी की जानकारी कह दीजिए या फिर 11वीं में पढ़ा हुआ इसके बारे में, तो उसके बारे में इसकी जानकारी है। जो जस्टा ग्लोमेरुलर सेल होती है उससे क्या है रेनिन वाला प्रोडक्ट होता है वो निकलता है। तो रेनिन का क्या करता है, रेनिन का क्या काम होता है, तो रेनिन का जो काम होता है वो एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्जन करने का काम होता है। एंजियोटेंसिन 1 जो होता है तेरे वो भी तेरे वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन का काम करता है। मेन रूप से इसमें जो मेन में बात कर रहा है तेरे जब बीपी इस तरीके से हमारा कम हो रहा है, इस तरीके सबकी बात कर रहा हूँ मैं, तब ये तरीके से रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है इस तरीके से कम एक्टिवेट हो जाता है, बीपी कम है सबकी बात सही आती है। तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है वो इस तरीके से एक्टिवेट हो जाता है, जिसके कारण क्या है कि रेनिन एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्जन हो जाएगा। इस तरीके से एंजियोटेंसिन 1 भी तरीके के वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन है लेकिन वो उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है और वो तरीके को उतना लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं है। तो इसमें क्या कहते हैं, फिर आता है हमारा लंग्स का रोल। तो लंग्स रिलीज करते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या करते हैं, इस तरीके से रेनिन को जो होता है तरीके से एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करते हैं। एंजियोटेंसिन 2 का मेन रोल रहता है तरीके से, वो क्या करता है कि वाटर का रिटेंशन करवाता है इस तरीके से किडनी के द्वारा, और सिंपल सी बात है जो हमारा वेसल्स है उसको कॉन्स्टिट्यूट करने का काम भी कर सकते हैं। वेसल को वॉशिंग काम करने का को और भी कर सकते हैं। मेन चीज़ होती है कि वो वाटर का रिटेंशन करवाता है। रिटेंशन कैसे करवा सकता है, तो वो जो वेसल्स हैं जो तेरे GFR तक लेके जा रहे हैं तेरी, तो ग्लोमेरुलर सेल तक, तो GG सेल तक, जिसके कारण जिसमें फिल्ट्रेशन कम होता है उसमें वेसल्स के को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जिसके कारण ब्लड की सप्लाई रीनल को कम हो जाएगी। अब उनको बिल्कुल जीरो तो नहीं कर सकते क्योंकि फिर सिंपल सी बात है हमारा एक्सक्रीटेशन कहाँ से होगा, रीनल को सप्लाई चाहिए रीनल को भी, तो इसलिए सिंपल सी बात है जो क्या है कि वो कुछ लेवल पर घटाया था, जिसके कारण जितना ज़्यादा कम माल जाएगा फिल्टर होने के लिए उतना ज़्यादा कम माल फिल्टर होने के लिए निकलेगा। या फिर क्या कर सकता है इस तरीके से जो इस तरीके से जो 50-60% अब्जॉर्प्शन होता है तरीके वो प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स के द्वारा होता है, उसको वो बढ़ा सकता है, ये चीज़ आ सकती है। दूसरा क्या काम वो कर सकता है इस तरीके से जो डिस्ट्रिक्ट कन्वर्टेड ट्यूब्यूल था होते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल के बाद से डिस्ट्रिक्ट कन्वर्टेड ट्यूब्यूल होते हैं, वो मेन काम करते हैं वाटर एडजस्टमेंट करने का। तो डिस्ट्रिक्ट कन्वर्टेड ट्यूब्यूल होते हैं उसमें एल्डोस्टेरोन नाम का जो हार्मोन है तरीके वो काम करता है, जो कि एक तरीके से क्या करता है तरीके तो वाटर एडजस्टमेंट करने का काम करता है। तो वो इसको स्टिमुलेट करते हैं एल्डोस्टेरोन को, और जिसके कारण क्या होता है वाटर रिटेंशन होता है तरीके, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है इस बढ़ जाता है। अब वाटर का लेवल इतने बढ़ जाएगा इस तरीके, वाटर सॉल्ट का लेवल इस तरीके से बढ़ जाएगा हमारे शरीर के अंदर, जिसके कारण का ऑटोमेटिक जो हमारा ब्लड प्रेशर है बढ़ जाएगा।
ये चाहिए। तो ब्लड प्रेशर डिसाइड करने का काम इस तरीके से कौन कर रहा है, तो रीनल के लेवल पर कर रहा है। तो इसलिए उनका एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के इनहिबिटर दे सकते हैं, क्योंकि एंजियोटेंसिन जैसे मान के चला बीपी हमको सिंपल से ज़्यादा कम चाहिए, अब ये तो ज़्यादा बढ़ाने का काम कर रहा है, लेकिन सिंपल से ज़्यादा हमको तो कम चाहिए, क्या करेंगे, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो होता है उसके इनहिबिटर हम यूज़ करते हैं, सिंपल सी बात है। या फिर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर, एंजियोटेंसिन जिस रिसेप्टर पे काम करेगा उसका एंजियोटेंसिन रिसेप्टर को ब्लॉक करने का काम करता है, एंजियोटेंसिन 2 के रिसेप्टर को। इस तरीके से बेसिक मैकेनिज्म हो सकती है आपको बीपी के ड्रग्स की बताने के लिए चेक के बारे में। दूसरा मैं बीपी के ड्रग्स बारे में आता हूँ। फर्स्ट लाइन की तो टेलवासियम पढ़ा हुआ तुमने, टेलमिसार्टन होती है, इसका एम्लोडिपिन रहती है, टेलमिसार्टन एम्लोडिपिन के इंडस्ट्री ब्रोकर वो देख लो बात नहीं। मेन रहता है उसमें रहता है एनाप्रिल, कैप्टोप्रिल, एनाप्रिल, ये रहते हैं एक तरीके से एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के इनहिबिटर। और उसके अलावा एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर रहते हैं एक तरीके से हमारा लोसार्टन, टेलमिसार्टन वगैरह रहते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से ये हमारा लॉन्ग टर्म रेगुलेशन है वो इस तरीके खत्म होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म रेगुलेशन याद रखना है आपको, शॉर्ट टर्म याद नहीं रहे, क्योंकि ये आपका जब बीपी के बारे में फार्मा में चर्चा करूँगा, सिंपल सी कहते हैं फार्मा में चर्चा की जाती है, मेन हम इसके बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि ये रिफ्लेक्स तो हमको देखने को मिल जाते हैं नॉर्मल पैरासिम्पैथेटिक सिम्पैथेटिक के संख्या वाली बात है, छोटे मोटे लेवल पर काम रहता है इनका। मेन जो काम रहता है वो इस तरीके से काम रहता है हमारा, इस तरीके से लॉन्ग टर्म रेगुलेशन को इधर परमानेंट मैनेजमेंट होता है इस तरीके से, उसके आधार पर ये काम करते हैं। इससे हमें काफ़ी हद तक ये पता लगता है कि यदि हमको हाइपरटेंशन कम करनी है तो हमें सॉल्ट का इंटेक है उस तरीके से डेली डाइट में घटाया चाहिए। तो सिंपल सी बात है जितना ज़्यादा सॉल्ट आप कंज्यूम करेगा उतना ज़्यादा पानी का रिटेंशन भी बढ़ेगा। कोई सिंपल सी बात है सॉल्ट को रिटेंशन करने के लिए पानी को भी रिटेंशन होना जरूरी है सॉल्ट की मात्रा के लिए। तो इसलिए खाने में सॉल्ट की मात्रा होती जितना हो सके कम करें, बिल्कुल कम नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है जब हाइपोटेंशन हो जाए इस तरीके से इतनी कम भी नहीं करनी। लेकिन यदि आपको हाइपरटेंशन वाला कोई पेशेंट है आसपास तो उससे कहिए आप थोड़ा सा सॉल्ट की मात्रा को कम करें। इसलिए हमारा लॉन्ग टर्म रेगुलेशन खत्म हो गया। मेन उसके मैं आप थोड़े से जो बातचीत करूँगा वो आपको हो सकता है आपको समझ में नहीं आए मेरे आगे के लेक्चर में। तो सिंपल सी बात है मेन टू से मैं सर्कुलेटरी शॉक होता है उसको याद रखना है। बाकी की और मैं इसके लिए कह सकता हूँ जैसे मैं और एक दो लेक्चर में वॉल्व वगैरह हार्ट डिजीज और एटीएल पल्स वगैरह के बारे में बातचीत करूँगा मेन टू से आपसे। तो तब तक के लिए जय।